अकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में। चलिए मैं छत्तीसगढ़ के करंट की क्लास को फिर आगे अपडेट करता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जुलाई के समय पे प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट घोषणाएं की। ठीक है, उस घोषणाओं को तो नहीं जाने, उसके ऊपर तो मैं आपको नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन आपको मैं बताऊँगा कि उस समय पर उन्होंने किस किस परियोजनाओं का लोकार्पण किया है ना। लेकिन एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ काम का है उसी पर बात करेंगे, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले दो बातें याद रखना है जो कि हर क्लास में कहता हूँ। सबसे पहले जो भी बताऊंगा उसको आप नोट करो, ठीक है, नोटबुक में अपने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दे रहा हूँ। ये पहला टास्क है आपका। सेकंड अनदर जो आपका टास्क है वो क्या है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। अब सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो मैं वीडियो दूंगा पढ़ाई लिखाई वाला, जो नॉलेज और डाटा वाला एग्जाम में जो आता है वो आपसे छूट जाएगा, है ना। इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके भाई बहन को, बच्चों को या आपको हेल्प मिलेगा, है ना। इसमें आप ही का फ़ायदा है। तो ये दो काम जरूर करो बच्चों, आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, आप लोगों को मैं दोनों को सजेस्ट कर रहा हूँ, नोट जरूर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उस समय बात ये हुआ कि जो यहाँ पे परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उसका लोकार्पण करना था और शुभारंभ करना था, ठीक है। लोकार्पण मतलब पब्लिक के हित के लिए उसको क्या करना है, शिलान्यास किया जाता है, अर्थात उसकी आधारशिला रख के शुभारंभ किया जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के लिए प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 7 जुलाई 2023 को, है ना, ये पहला अपन डाटा पे चर्चा कर रहे हैं और एक कब के बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 7 जुलाई के बारे में। कब? 7 जुलाई, इस दिन की बात कर रहा है कि जो पीएम साहब थे हमारे, इन्होंने, पीएम साहब जब यहाँ आए थे तो उस समय जो लोकार्पण इन्होंने किया तो कितने परियोजनाओं का किया, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना 10 परियोजनाओं का या 10 प्रोजेक्ट का इन्होंने लोकार्पण किया। अब दूसरा इसमें बात क्या आता है कि ठीक है, 10 प्रोजेक्ट को इन्होंने क्या किया, लोकार्पण किया, अर्थात पब्लिक को दिया और इसको चालू कराया। ये कब की बात हो गई? 7 जुलाई को। लेकिन ये भी तो जानना पड़ेगा कि ये जो 10 प्रोजेक्ट था, ये इसकी लागत क्या थी। तो जो 10 प्रोजेक्ट था उसकी लागत थी 7,600 करोड़ रुपए। मतलब ये जो टोटल प्रोजेक्ट था 7,600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, जो कि पब्लिक को क्या किया गया, लोकार्पित किया गया। अब ये जो लोकार्पण है इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला, ठीक है। अब इसको एक एक चीज़ लिखूंगा तो बहुत आगे क्लास बन जाएगा। आप बस इतने को ही देखो जो कि इम्पोर्टेंट क्या है, आपके डाटाज हैं, और ज़्यादा इसके अंदर में हौच-पच मत करो, लेकिन फिर भी सुन लो कि किस चीज़ का लोकार्पण हुआ। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो देखो, जो 10 बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट को बताऊंगा, ठीक है। पहला जो लोकार्पण हुआ 4 लेन लाइन का हुआ, जो कि रायपुर से कोड़ेबोड़ खंड के लिए जो निकला है, उसके लिए, जिसकी लंबाई 33 किलोमीटर है और उसके लागत कितना आया, 988 करोड़, जो कि नेशनल हाईवे 30 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। अभी क्या होगा, राजधानी रायपुर से धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और बस्तर, जगदलपुर, इसकी कनेक्टिविटी इससे आसान हो जाएगी। और जो नगरनार स्टील प्लांट है, वहाँ जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उसका सप्लाई करने में एक क्या होगा, एक लॉजिस्टिक, मतलब एक तो हेल्प हो जाएगा। लॉजिस्टिक मतलब मटेरियल लाने ले जाने में ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। जो पहला प्रोजेक्ट था ये क्या था, रायपुर से कोड़ेबोड़, ठीक है, और इसमें नगरनार को जोड़ा गया, नगरनार जो प्लांट बनाया गया उसको। तो ये पहला। दूसरा जो लोकार्पण था वो भी 4 लेन था और ये बिलासपुर से पथरापाली को कनेक्ट किया गया और ये लंबाई थी 53 किलोमीटर। लागत कितनी आई, तो 1261 करोड़, और ये भी नेशनल हाईवे NH 30 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। तो खैर नेशनल हाईवे नहीं पूछेगा, लागत कितना है, तो 1261 करोड़। और ये क्या करेगा, बिलासपुर से पथरापाली के बीच में जो पहले डिस्टेंस थी उसको आधा कर देगा, सीधा आधा हो जाएगा उसका। ये कितना, 53 किलोमीटर का डिस्टेंस हुआ। अगला क्या था लोकार्पण, तो कोरबा में इन्होंने क्या किया था, LPG बॉटलिंग प्लांट बनाया गया। बॉटलिंग प्लांट क्या होता है आप समझ रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए मैं पानी का एक बॉटल बना रहा हूँ मान लो, ठीक है। तो पानी का बॉटल, ये बॉटलिंग यूनिट में जितने ज़्यादा यहाँ पे क्या है, पूरा बॉटलिंग का काम हो रहा है, पानी इसमें भर भर के मैं दे रहा हूँ, तो ये बॉटलिंग यूनिट कहलाती है। ठीक सेम हिसाब किताब में, सेम वे में अगर देखो तो ये क्या था, LPG
एलपीजी बॉटलिंग, एलपीजी बॉटलिंग में इसमें पानी की जगह, बॉटल की जगह क्या रहेगा, इसमें रहेगा सिलेंडर। क्या रहेगा आपका, एलपीजी का सिलेंडर रहेगा। ठीक है, जैसे कि जो भी एलपीजी आपका यूज होगा उसके लिए चाहे इंडियन ऑयल का हो या जिसका भी वो चाहे वहाँ पे बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, अगले अपने लोकार्पण पे एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बनाया और उसकी क्षमता एक दिन में कितने सिलेंडर को भरने की बनाई, 17,000 सिलेंडर को गैस भरने की, रिफिल करने की क्षमता उसमें बनाई और जिसकी लागत 136 करोड़ आई थी। अब ये क्या है, ये क्या करेगा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो 30 लाख ग्राहक हैं वहाँ तक एलपीजी सिलेंडर को क्या करेगा, ये पहुँचाएगा। और याद रखेंगे ये जो बॉटलिंग यूनिट है एलपीजी का वो इंडियन ऑयल का है। किसका है, तो ये बॉटलिंग यूनिट है इंडियन ऑयल का। तो ये गलत नहीं करना, इसको आप कुछ और मत लेना, रिलायंस विलायंस जियो इस टाइप का जो कंपनी है स्मार्ट वो सब मत लेना, ये इंडियन ऑयल की एलपीजी बॉटलिंग यूनिट है। ठीक है, ये एक बात और भी कहा जाता है कि जो लॉजिस्टिक लागत आएगी, मतलब मूवमेंट का जो खर्चा आएगा सामान को लाने ले जाने में, उसमें प्रति वर्ष 66 करोड़ की बचत हो जाएगी। यहाँ से होने पे पूरा कोरबा बेल्ट आसपास के एरिया को मतलब ये पूरा कवर करेगा और साथ साथ में अगल बगल के राज्य को भी कवर करेगा। तो जो चीज़ हम लोग क्या करते थे, दिल्ली से मंगाते थे और पंजाब हरियाणा इधर से मंगाते थे या फिर झारखंड से मंगाते थे, समझ लो वो चीज़ अब यहीं से डायरेक्टली हो जाएगा। एक दिन में 17,000 सिलेंडर को रिफिल करके कस्टमर को दे सकता है। वैसे ही कुछ और घोषणा में, रायपुर से टीटलागढ़ के बीच में क्या हुआ, रेल लाइन भी वहाँ पे उसका दोहरीकरण हुआ, मतलब दोहरीकरण वहाँ पे किया गया और 103 किलोमीटर लंबा वहाँ पे प्रोजेक्ट था। ठीक, तो इस तरीके से टोटल 10 प्रोजेक्ट किया जिसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बता दिया। अब उस पर नहीं जाना, बस इतनी बातों को देख लेना कि कब इन्होंने लोकार्पण किया, पीएम ने 7 जुलाई को किया। ठीक है, और 7 जुलाई को लोकार्पण तो किया, तो इसमें कितने प्रोजेक्ट को, तो 10 प्रोजेक्ट को, कितना करोड़, 7,600 करोड़ का। ठीक, तो बस इतनी बातें आपको इस लोकार्पण में याद रखना है। ठीक है, अब मैं आगे आप लोगों को लेके चलता हूँ पॉइंट नंबर 2 पे। हमारे पास में एक एप्लीकेशन है छत्तीसगढ़ सरकार के पास में, जिसे क्या कहा गया, 36 कोष कहा गया। क्या कहा गया, तो 36 कोष ऐप। ठीक है, आप जैसा आपको लिखना है, मैं थोड़ा स्टाइलिश लिख रहा था ये। तो 36 कोष ऐप है क्या, क्या समझते हैं आप? इस एप्लीकेशन के माध्यम से इसको कब लॉन्च किया गया? इसे किया गया 10 जून को। कब किया गया? 10 जून 2023 को इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन अपना बनाने की ज़रूरत है। नाचा का नाम आप लोग सुने हो? नाचा, आप लोग गम्मत रहस तरफ चले गए क्या? वो वाला नाचा नहीं रे भाई, इसका फुल फॉर्म क्या है नाचा का, ध्यान से समझना। इसी नाचा ने क्या किया है, 36 कोष एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया है, उसका डोमेन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को दिया गया है और गूगल कंसोल वगैरह भी छत्तीसगढ़ सरकार के पास में है। नाचा क्या है? नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन इसका नाम है। ठीक है, तो इसी नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ने इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया, जिसका उद्देश्य क्या था, तो छत्तीसगढ़ी बोली और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देना। इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसमें आप हिंदी से छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश से छत्तीसगढ़ी, है ना, छत्तीसगढ़ी से हिंदी, छत्तीसगढ़ी से इंग्लिश, अपने भाषा को क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। और इसके अभी जब ये लॉन्च हुआ तो ये पहला चरण था। तो पहले चरण में 25,000 जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उसका अनुवाद इसमें करके डाला गया है। 25,000 वर्ड्स का कितना, तो 25K का अनुवाद करके ट्रांसलेट करके इसमें डाला गया है। अब मैं आपको बताऊंगा नाचा के बारे में, क्योंकि नाचा जो है हमारा वो कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो नाचा एप्लीकेशन आप देख रहे हो, मतलब नॉर्थ अमेरिका जो छत्तीसगढ़ एसोसिएशन देख रहे हो, कम से कम ये पता रहे कि इसका स्थापना कब हुआ। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये फैब की बात है, फैब 2017 ये नाचा का इस दिन क्या हुआ, स्थापना हुआ है, जिसने इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया।
इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक है दीपाली सरावगी। तो दीपाली बस नाम याद रखना, सरावगी भूल जाओगे तो भी आपको दिमाग में याद रहेगा कि दीपाली इनके संस्थापक हैं। ठीक है, दीपाली सरावगी या सरावगी, जैसा आपको बने। और इस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो श्री गणेश कर हैं अभी वर्तमान में, गणेश कर जी। ठीक, अभी क्या हुआ है, नाचा का ग्लोबल साहित्य रत्न सम्मान 2023 प्राप्त हुआ सुधीर शर्मा को। ठीक, तो ये दिमाग में रखे रहना। अब अगर ये कोई पूछ दे कि कई कोश का जो स्टोरेज है जिसमें होता है, उसमें अभी पहले चरण में कितने ट्रांसलेट करके डाले हैं, बता देना। 25,000 शब्दों को ट्रांसलेट करके डाला गया है। ठीक, आगे का जो करंट अफेयर है वो क्या है, मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 8वां चरण। ये कब की बात है? तो ये है 15 जून की बात। कब की बात? 15 जून 2023 की बात है। और 15 जून 2023 को जो अभियान चला, कौन सा? तो मलेरिया से मुक्त करना है, मलेरिया मुक्त अभियान। तो छत्तीसगढ़ मलेरिया मुक्त अभियान। तो ये प्रश्न क्या आएगा, जब इस अभियान को चलाया गया तो ये अभियान कौन से चरण का था? मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान जो चला वो, और कितने लाख लोगों का जांच का इसमें लक्ष्य था, ये याद रखेंगे आप। ये 8वां चरण था इसका, मलेरिया अभियान का ये क्या था? 8वां चरण था। ठीक है, और इससे 22 लाख लोगों के जांच का टारगेट रखा गया था। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप बता देना कि इससे 22 लाख लोगों को जांच करना था, ट्रीटमेंट करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि 8वां चरण था, क्योंकि मलेरिया एक बड़ा समस्या बन चुका गया है। टीम लगभग 28 से 54 टीम थी, और ये कितने जिलों में अभी इसको चलाया गया उस समय पे, जून पे? तो 23 जिलों में ये अभियान को चलाया गया, 23 जिलों में छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अगर आप इसको पढ़ते हैं, हालांकि ये क्या है, एक दिवसीय राज्य स्तर कर्मशाला है ना, जिसमें एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, और जो हेल्थ विभाग के लोग हैं, ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, उनको ट्रेनिंग भी इसमें दिया गया। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इसको रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छे से ये इससे क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, कितना टाइम हुआ ये देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हो। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, 12 मिनट हुआ है, 12-13 मिनट। आगे देखिए, 1 मई को आप लोग जान रहे हो इंटरनेशनल लेबर डे होता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस होता है। तो 1 मई के अवसर पर हमारे छत्तीसगढ़ के जो साइंस कॉलेज है, ठीक है, साइंस कॉलेज मैदान में घोषणा हुआ। कुछ बातें आई, समझना है अब आपको। 1 मई, जैसे ही 1 मई का नाम आता है दिमाग में क्या होता है आप लोगों को पता आ जाता है, श्रम दिवस। ठीक है, जितने भी हमारे मज़दूर भाई बहन हैं, सबसे पहले तो उनके सम्मान में मैं उनको सादर प्रणाम कहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक वो व्यक्ति मज़दूर है जो अपने जिम्मेदारियों को भार उठा रहा है। ठीक, कोई छोटे लेवल पे कर रहा है तो कोई बड़े लेवल पे कर रहा है, लेकिन नौकरी मतलब मजदूरी, किसी न किसी की मजदूरी कर रहे हो आप। और आपसे ही क्या है, ये भारत का जो चक्र है या ये संसार का चक्र है चल रहा है, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, है ना। जो काम कर रहे हैं और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उनके सम्मान में मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अब आगे देखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर साइंस कॉलेज के मैदान में क्या हुआ, एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिस सम्मेलन में जो श्रमिक लोग हैं उनके हितों की रक्षा करने की बात आई। तो वो सम्मेलन का क्या नाम था, उस सम्मेलन का नाम रखा गया श्रम सम्मेलन। क्या कहा गया इस सम्मेलन को, श्रम सम्मेलन। और इसमें मुख्यतः जो श्रमिक भाई बहन हैं, ठीक है, उनके ऊपर बात किया गया था इस सम्मेलन पे। जैसे कि पहला बात मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए अगर कोई श्रमिक भाई या बहन, वो पहला बात को समझना,
ठीक है। अगर काम करते करते कार्यरत स्थिति में, मतलब वहाँ पे क्या कर रही है, वो काम कर रही है या कर रहा है, तो कार्यरत स्थिति में जब उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये मृत्यु कैसे, नेचुरल नहीं होना चाहिए, मृत्यु कैसे होना चाहिए, दुर्घटना से। तो ऐसे स्थिति में जब उनकी मौत हो जाए और वो पंजीकृत है, क्या है आपको, जैसे कि जो लेबर डिपार्टमेंट, लेबर विभाग है, श्रम विभाग, वहाँ से आपने क्या किया है, अपना पंजीयन कराया है और अब पंजीकृत क्या है, निर्माण श्रमिक हैं, तो आपको क्या होगा, ऐसे स्थिति में पहले 1 लाख रुपए मिलता था, अब इसको सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने क्या किया है, 1 से बढ़ा करके इसको कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया गया, मतलब 4 लाख रुपए की बढ़ोतरी इसमें हो गई है। लेकिन इसमें याद रखेंगे कि ये क्या होगा, पंजीकृत होना चाहिए श्रम विभाग में उस लेबर का, तब जाकर के ये 5 लाख रुपए उसे मिलेंगे। और जो डेथ होगा, मृत्यु होगा, वो दुर्घटना से होना चाहिए, ना कि नेचुरल डेथ नहीं होना चाहिए। ये बात समझ रहे हो आप। इसी समय पे, ये तो मैंने बताया मृत्यु होने की बात। अगर मैं बताता हूँ कि किसी का दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया और वो मरा नहीं, लेकिन वो स्थायी दिव्यांग हो गया, परमानेंट उसका हाथ ही कट गया, परमानेंट पैर ही टूट गया, परमानेंट अंधा हो गया, तो वैसे स्थिति में, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन वैसे स्थिति में स्थायी दिव्यांगता कहते हैं उसको, परमानेंट डिसेबिलिटी। तो स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उसको पहले क्या है, 50,000 रुपये मिलता था। पहले की जो सरकार थी इसमें 50,000 रुपये देती थी, लेकिन इसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने कितना कर दिया, 2.5 लाख रुपए कर दिया। ठीक है, श्रम दिवस में, श्रम सम्मेलन में ये घोषणा हुआ है। तो ये दूसरा, तो इसमें क्या है, स्थायी क्या होगा, दिव्यांगता की बात आ रही है बेटा। तो अगर स्थायी दिव्यांग या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो ये 50,000 पहले मिलता था, अब बढ़ा के कितना कर दिया है, 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए आपको उस स्थिति में दिया जाएगा। तो ये बात आप दिमाग में, ये सब नॉलेज आप रखेंगे, ठीक। लेकिन ये किसके लिए है, ये भी पंजीकृत के लिए है, रजिस्टर्ड आपका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई ऐसे लेबर होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, पंजीकृत नहीं होते, तो क्या उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्या ऐसे ही उसका हाथ पैर टूट जाएगा। तो अपंजीकृत या नॉन रजिस्टर्ड जो लेबर होंगे, वैसे जो श्रमिक होंगे, और कार्यस्थल पर क्या हो जाएगा, अगर मर जाएंगे उन लोग या मृत्यु हो जाएगी, तब भी सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम क्या करेंगे, जो अपंजीकृत है, अपंजीकृत मतलब नॉन रजिस्टर्ड, तो वैसे केसेस में हम उसको क्या करेंगे, अपंजीकृत लेबर को भी अगर वहाँ पे मृत्यु हो जाती है ना, तो हम वैसे स्थिति में 1 लाख रुपए देंगे। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा, तो 1 लाख रुपया उस स्थायी जो निर्माण जो श्रमिक होगा उसको हम अपंजीकृत स्थिति में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, मृत्यु हो गई, तो 1 लाख रुपए देने की गवर्नमेंट ने घोषणा की है। और इनके सम्मान में और क्या घोषणा हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे भी सरकार ने एक योजना का बात किया। अब इस योजना में क्या बातें आई, इस योजना में बात ये आई कि अब इसमें क्या बात आया, जो मज़दूर अपने काम पे आने जाने के लिए यात्रा करते हैं, चाहे वो ट्रेन से करें चाहे बस से करें, तो उसके लिए भी एक योजना लाया सरकार ने और कहा मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर जो काम धाम करने जाते हैं बाहर निर्माण इत्यादि के लिए, तो उसको क्या है, मंथली सीजन टिकट का कार्ड योजना लॉन्च कर दिया गया उसके लिए। और इसमें कहा, तो मंथली सीजन कार्ड योजना इसका नाम है, ठीक है। तो इसमें ये बात आई कि 50 किलोमीटर तक का सफ़र जो मज़दूर करेगा काम में जाने के लिए, आइदर वो बस से जाए या फिर ट्रेन से जाए, तो ऐसे स्थिति में उनको MST बनाया जाएगा, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, अपना आना जाना फ्री में कर सके। तो ये सरकार क्या करेगी, उसके लिए एक टिकट योजना लाई है और 50 किलोमीटर तक के बस का और ट्रेन का सफ़र जो इसमें माफ़ होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है। वैसे ही एक आया मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना।
तो इससे निर्माण श्रमिक सहायता योजना के तहत क्या हो गया, मान लीजिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना, इसमें दो बातें आई। पहला बात ये आया कि मान लीजिए अगर आप घर को बना रहे हो, अगर एक श्रमिक है जो निर्माण श्रमिक, वो घर बना रहा है, तो घर बनाने के लिए, घर अगर बनाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट कितना देगी, उसको 50,000 रुपये सहायता करेगी। तो ये चीज़ें। दूसरा बात ये आया कि मान लो वो घर नहीं बना रहा है, घर का क्रय कर रहा है, क्रय मतलब खरीदना, अगर घर को खरीद रहा है तो कई ऐसे लोग होते हैं ना, दिन दुनिया में घर बनाने का समय नहीं रहता रोजी रोटी के चक्कर में, तो सीधा बना बनाया घर लेते हैं, तो भी उसके लिए 50,000 रुपये सरकार क्या करेगी, निर्माण श्रमिक योजना के तहत सहायता दे रही है। तो ये दोनों बातों को, नवीन आवास निर्माण के लिए 50,000, क्रय करने के लिए भी 50,000, अगर आपको घर नहीं बनाना है, डायरेक्ट खरीदना है तो भी आपको मिलेगा। ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है बच्चा, रिवीजन करना है, और इसी के बेसिस पे आपका क्या होगा, सारा एग्ज़ाम सॉल्व हो जाएगा, एग्ज़ाम बनेगा। ठीक है। अब देखिए, एक आंकड़ा आया कि सर्वश्रेष्ठ विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी का कौन सा रैंक है। तो जो पावर जनरेशन कंपनी है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ स्टेट का पावर जनरेशन जो कंपनी है, तो इसको क्या किया गया, एक रैंक दिया गया। इसमें समझना है अब आपको बारीकियों को, ठीक है। अब ये देखिए, हर राज्य का, हर एक स्टेट का पावर जनरेशन कंपनी होता है। जैसे अपने पास CSPGCL है, महाराष्ट्र के पास में महाराष्ट्र स्टेट का पावर जनरेशन कंपनी है, हर किसी का अलग अलग है। तो ये जब स्टेट का रैंक निकाला गया, इसमें छत्तीसगढ़ का CG का जो पावर जनरेशन है, छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, इसका रैंक कितना आया पूरे इंडिया में, इन सभी राज्यों में। तो इसका रैंक आया 6वां, छत्तीसगढ़ का 6वां रैंक आया। अब समझना क्या है इस जगह पे, राज्य के अनुसार पूरे राज्यों में जब इसका रैंक निकाला गया पावर के जनरेशन पे, तब छत्तीसगढ़ के पावर जनरेशन कंपनी को 6वां रैंक मिला। लेकिन क्वेश्चन कहां पे बनेगा कि यूनिट के अनुसार पूरे इंडिया में जब यूनिट को देखा गया, जैसे पावर जनरेशन कंपनी छत्तीसगढ़ के पास बहुत सारा यूनिट है, मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, फिर HPCL है, अपने पास में ये इधर HTPP है ना, दर्री प्रोजेक्ट है, महानदी प्रोजेक्ट है, तरह तरह के कई ठो मतलब प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट के पास में, जिसमें क्या है पावर जनरेशन होता है। जब यूनिट का रैंकिंग निकाला गया तो किस यूनिट को छत्तीसगढ़ के किस यूनिट को टॉप 200 में 200 जो प्लांट है, 200 जो संयंत्र है, उसमें टॉप 25 में स्थान मिला। समझना बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये 6वां रैंक तो स्टेट के जनरेशन के हिसाब से हो गया, लेकिन यूनिट बेसिस पे, इकाई के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से देखा गया तो 200 यूनिट में, 200 संयंत्रों में 25 यूनिट का क्या है एक लिस्ट निकला गया, टॉप 25। और टॉप 25 में छत्तीसगढ़ के किस यूनिट को ऊंचा में उसमें स्थान मिला टॉप 25 में, ये वाला प्रश्न। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो यूनिट है ना, यहाँ पे आप कोरबा में जैसे आप जाएंगे तो आप जो पहले MPB चौक था उसके जस्ट बगल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड के ऊपर ही पड़ता है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र को टॉप 25 में स्थान मिला, इसके 2 यूनिट को, 2 इकाई को, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, टॉप 25 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्थान मिला है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट, इसको समझ रहे हो, पूरे इंडिया में 6वां रैंक। और जब 200 यूनिट में यूनिट बेसिस पे निकाला गया तो टॉप 25 में छत्तीसगढ़ के किस यूनिट को, किस संयंत्र को स्थान मिला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी संयंत्र को मिला, ठीक है, जो कि कोरबा में है।
और इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 2 इकाई को मिला, 2 स्टेशन को मिला समझ लो, ठीक है। जैसे ये क्या है, तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पावर प्लांट है, मान लेते हैं, तो इसके 2 स्टेशन हैं, है ना। तो इन दोनों स्टेशन को मिला के इसको क्या है, टॉप 25 में 25वें रैंक लाया है। जबकि टोटल 200 यूनिटों को क्या हुआ था, सर्वे हुआ था पूरे इंडिया में। फिर 25 कंपनियों को छांटा गया, 25 यूनिट्स को छांटा गया, जिसमें टॉप 25 में इसने अपना जगह बना लिया। और पावर जनरेशन कंपनी छत्तीसगढ़ का इसे पूरे इंडिया में पावर के उत्पादन में 6वां रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक। तो बस 2 ही चीज़ करो बेटा, सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करो, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मुझे आपके उपस्थिति का अनुमान लगता है कि हाँ ये बंदा पढ़ रहा है, तो ये बेनिफिट है। दूसरा, जब आप सब्सक्राइब करोगे तो जो भी मैं स्टडी मटेरियल डालूंगा वो आपको पढ़ने का काम आएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। रिवीजन जरूर करें बच्चों।